नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। यूपी के लखीमपुर खीरी में हिंसा के बाद किसानों और लखीमपुर खीरी के प्रशासन के बीच समझौता हो गया है। हिंसा के दौरान मारे गए सभी किसान जो मृतक थे उनको 45-45 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही मृतकों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा घायलों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में की जाएगी। किसान नेता राकेश टिकैत और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है। जो घोषणा यहाँ पे हुई है और आपसी कमेटी का एक समझौता हुआ है, उसकी जो घोषणा अधिकारी हमारे वे इसकी घोषणा करेंगे कि गिरफ्तारी में भी पड़ी है, FIR भी सारी चीजें हुई है और पैसे की भी घोषणा शुरू हुई है। 45 लाख रुपया मृतक के परिवारों को मिलेंगे और जो गिरफ्तारी है वो भी होंगे। सारी के सारे जो भी हमारे पास इसमें कमेटी भी गठित होगी, वो भी अधिकारियों ने कहा न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आदमी मृतक हैं उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। यही मुख्य मुद्दे हैं और इसके अलावा यह भी आश्वासन दिया गया है कि जो भी व्यक्ति इनकी कमेटी से समय समय पे यहाँ के अधिकारियों से टच में रहेंगे, क्योंकि कोई भी बिंदु अगर विवेचना के दौरान ये जो मुआवजा देगा उसको बताते जाएंगे समय समय पे। गिरफ्तारी को लेकर के क्या हुई है? गिरफ्तारी मैंने आपको बताया कि नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई कल ही शासन के शीर्ष स्तर से बता दिया गया था कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी दोषी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाएगी। और वहीं लखीमपुर हिंसा के विरोध में किसान संगठनों का हरियाणा में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। किसानों के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आपके सामने हैं। चरखी दादरी में जहां किसानों ने पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ दिया, डीसी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कुरुक्षेत्र में मिनी सचिवालय पर किसानों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें पानीपत, अंबाला, सोनीपत और फतेहाबाद से भी सामने आई हैं। फतेहाबाद में किसान लघु सचिवालय पर पहुंचे और गेट पर बैठकर धरना दिया। लखीमपुर में घटना को किसानों ने प्रजातंत्र की हत्या करार दिया और आरोपियों पर देशद्रोह हत्या के केस दर्ज कर उन्हें जेल में भेजने की मांग की है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पानीपत में किसानों ने लघु सचिवालय के बाहर धरना देकर नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने शहीद हुए किसानों के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी है। सुरक्षा के लिहाज से लघु सचिवालय के गेट को बंद कर पुलिस बल तैनात किया गया। अंबाला में किसान यूनियन ने डीसी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए और हत्या के सभी दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। और लखीमपुर हिंसा को लेकर आपसी समझौता भले ही हो गया हो, लेकिन सियासत लगातार जारी है और प्रदेश में भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। हरियाणा विधानसभा में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि किसानों पर गाड़ी चढ़ाना अमानवीय है, तो वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला ने गृह राज्य मंत्री और आरोपी बेटे को गिरफ्तार करने की मांग की है। देखिए, जो अमानवीय तरीके से वहाँ कार के नीचे कुचले गए हैं किसान, ये प्रजातंत्र में जो है स्वीकारा नहीं जा सकता है। प्रजातंत्र में प्रदर्शन करने का हर किसी को अधिकार है, आपके सामने है। दूसरा, जिस प्रकार से प्रियंका गांधी जी और सांसद दीपेंद्र हुड्डा वहाँ जा रहे थे उनके परिवारों से मिलने के लिए, जो मैंने वीडियो देखा, जो जिस किस्म से पुलिस वालों ने व्यवहार किया, उनके ऊपर तुरंत जो है
मुख्यमंत्री जी को एक्शन लेना चाहिए। किसी को अधिकार नहीं है कि एमपी को टच करें या प्रियंका जी को मतलब धक्का मुक्की करें, ये किसी को अधिकार नहीं है। कोई ऐसा कोई आदेश नहीं था। हाँ, कोई लॉ कानून व्यवस्था के हिसाब से किसी को अरेस्ट करना है करो आप, लेकिन किसी को पुश नहीं कर सकते आप। उनका सब वीडियो आया हुआ है, उनके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। भाजपा इससे पल्ला झाड़ रही है। मंत्री कह रहा है कि मेरा बेटा नहीं था। मंत्री का बेटा नहीं था तो गाड़ी कैसे गई? और गाड़ी अगर शांतिप्रिय ढंग से कोई लोग आंदोलन कर रहे हैं तो फिर उन्होंने जाकर के गाड़ी उन पर चढ़ाई की। पुलिस जब रोक रही थी, पुलिस ने सबको उस साइड में जाने से मना किया था। उसके बावजूद उन्होंने जानबूझकर दहशत फैलाने के लिए गाड़ी उस भीड़ में लेकर के गए। वहाँ बेकसूर जो किसान थे, जो पिछले 10 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं 3 कृषि के काले कानूनों के खिलाफ, उनको कुचलने का काम किया। उसके लिए तुरंत जो है मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए और मंत्री के बेटे के खिलाफ केवल एफआईआर नहीं, उनको अरेस्ट करना चाहिए। और वहीं सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में परिवार पहचान पत्र योजना को लेकर बैठक हुई है। बैठक के बाद सीएम ने बताया कि पीपीपी योजना को समय समय पर रिव्यू किया जाता है और इसकी गति देने के लिए 2 फेज में कार्यक्रम चलाया गया है। सीएम ने कहा कि पहले फेज में 3.5 लाख और दूसरे फेज में 8.5 लाख लोग शामिल हैं और इनके आय की वेरिफिकेशन चल रही है। सीएम ने कहा कि बैठक में नोडल अधिकारियों को बुलाया गया था और फील्ड का काम वेरीफाई करवाने को लेकर कोशिश की जा रही है। और वहीं चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने महिला मोर्चा के साथ बैठक की है और सीएम ने महिला मोर्चा से अपील करते हुए कहा है कि जन कल्याणकारी नीतियों को आम जन तक पहुंचाने के लिए काम करें और सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाना सुनिश्चित करें। और वहीं प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में दृश्या के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पहली बैठक की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि समय समय पर किए जाने वाले मैनुअल सर्वे में काफ़ी समय और धन लगता है और ज़्यादा मानव शक्ति का भी प्रयोग करना पड़ता है। अब ड्रोन के माध्यम से योजना से हो रही बढ़ोतरी का पता लगाने के साथ ही अवैध कब्जों को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इमेज एनालिसिस के लिए भी सूचना एकत्र की जा सकेगी। इस तरह से ड्रोन व्यवस्था कई तरह की समस्याओं का निवारण करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ये एक अनूठी शुरुआत है। इसका उपयोग राजस्व के अलावा खनन, वन, यातायात, नगर और योजना विभाग, कृषि जैसे विभागों में किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इस कंपनी का मुख्यालय करनाल में बनाया गया है और ड्रोन की खरीद करने के लिए नोडल एजेंसी होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दृश्या का चेयरमैन मनोनीत किया गया है और मुख्य सचिव विजय वर्धन को वरिष्ठ वाइस चेयरमैन लगाया गया है। इसके अलावा बोर्ड में 10 निदेशक नियुक्त किए गए हैं और टीएल सत्यप्रकाश को कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और करनाल के उपायुक्त निशांत यादव को अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी लगाया गया है। और हरियाणा सरकार की तरफ से उन लापरवाह अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं जो विभाग में आई शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करते हैं। यहां तक कि मंत्रियों के जनता दरबार में आई समस्याओं का भी निपटारा करने के लिए एक्शन नहीं ले रहे। मुख्य सचिव ने लापरवाह अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और जल्द से जल्द समस्याओं का निपटारा करने की बात कही और शिकायतों के निपटान का रिकॉर्ड भी रखा जाए। और वहीं ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। उपचुनाव में इनेलो से उम्मीदवार अभय चौटाला ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ को चुनाव लड़ने का चैलेंज दे दिया है। मेरे लिए चुनौती नहीं, चुनौती तो उनके लिए हो रही है। उनके पास तो कोई टिकट लेने वाला भी नहीं है। मैंने तो धनखड़ से कहा है, धनखड़ की जी का एक बयान आया था, उन्होंने ये कहा था कि इलाहाबाद का जो चुनाव है वो चुनाव हमारे लिए एक अवसर है, मौका है। मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कहता हूं
अभी तो नॉमिनेशन में समय है, बजाय किसी और को उतारने के। धनखड़ साहब तो आज ना एमएलए, ना कहीं से एमपी है, ना राज्यसभा का कोई दाव लगने वाला। तो इस अवसर का लाभ धनखड़ को उठाना चाहिए, उन्हीं को चुनाव लड़ना चाहिए। और वहीं मेवात में महामानव मोदी विचार गोष्ठी और प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्य अतिथि मूलचंद शर्मा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत दीप प्रज्वलन करके हुई और इस दौरान परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सरकार की उपलब्धियों को लोगों के सामने रखा, तो रामविलास शर्मा ने भी केंद्र और प्रदेश सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की। 2014 से पहले जो हरियाणा प्रदेश का हाल था वो नहीं है। 14 से पहले रेवेन्यू आया करता 200 करोड़, 250 करोड़, 100 करोड़, और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में 723 करोड़, और मेरे बनने का 723 आया। उसके बाद 1035 करोड़ आया। ये रेवेन्यू तभी तो आया जो लोगों की चोरी को रोका। सब कुछ कह दिया, सब कुछ हमने ठीक कर दिया, ये तो कभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ, पर हमने 90% जो चोरी पे लगाम लगाने का काम करा है। और कुछ आपके हों तो आप बताना, उन खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उनके रास्ते रोकेंगे। होता है, पार्टी की कोई नीति होती है, पार्टी के कोई असूल होते हैं। आज केवल और केवल भाई नरेंद्र मोदी को गाली देना है, तो इसमें सब पार्टियां अपना वजूद खोती जा रही है। और वहीं गुरुग्राम में बेस्टेक बिल्डर पर निवेशकों से धोखाधड़ी का आरोप लगा है और आरोप है कि बिल्डर ने बाउंसर भेजकर बेस्टेक संस्कृति सोसाइटी के निवासियों से मारपीट की है। निवेशकों का कहना है कि बेस्टेक बिल्डर कॉमन एरिया को बेच रहा है और पार्किंग का एरिया भी घटाया गया है और इसका सेक्टर 92 की बेस्टेक संस्कृति सोसाइटी के निवासी विरोध कर रहे हैं। सर, हम पिछले 1.5 महीने से 14 अगस्त से कर रहे हैं और कंटिन्यू है, पर पिछले 3 महीने से बिल्डर्स प्रेस कर रहा है हमारी एजिटेशन को। वो बाहर से जो इनका सिक्योरिटी स्टाफ है उसको बुलाता है और वो फोर्सफुली हमारे बैनर हटाते हैं और हमें वहाँ से हमारे 2 बड़ी मांग है। एक तो जो सरफेस पार्किंग है बिल्डर उसको दे रहा है और वो ब्लैक में ले रहा है ट्रांजेक्शन, और प्लस जो ओवरऑल जो बिल्डर देता है फ्लो पार्किंग उसको कम रेट में दे रहा है, वो ब्लैक में ले रहा है और कुछ पेपर में भी ओनर को कुछ दे नहीं रहा। और वो करीबन सरफेस पार्किंग बोल रहा है आपके लिए 22 है, टोटल यूनिट 624, और केवल 22 पार्किंग दे रहा मैं। और ये समस्या हमारे लिए अभी भी गाड़ी करने की जगह नहीं मिलती है, पर वो इस चीज़ को कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करा हमारे लिए कि भाई हम तो ऐसे ही बेचेंगे, ट्रांजेक्शन है मेरी, और ब्लैक में कर रहा है बिल्कुल। पता नहीं किस एजेंसी को बताया हम, कोई भी मतलब गवर्नमेंट है, और ये हमें स्प्रेस कर हमारी वॉइस को हर तरीके से, जो भी प्रेशर है लोगों के थ्रू, एजेंसी के थ्रू, दे आर स्प्रेसिंग अस। बेसिकली हम ये प्रोटेस्ट 14 अगस्त के बाद से कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट कंटिन्यू चल रहा था, किसी टाइप का हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। बट मेन प्रॉब्लम ये है कि कुछ 2 या 3 वीक के बाद में दूसरी सोसाइटी से ये अपने दूसरे जो भी इनके रेजिडेंट, जो भी इनके अपना सिक्योरिटी एजेंसीज थी उनको कॉल करने लगे। उनके बाद में जो इनके PSO वगैरह थे उनको थ्रेटन करने लगे बेसिकली हमें कि हम सोसाइटी के बाहर में आप लोगों को देख लेंगे, और हमें यहाँ से उठाने लगे। उसके बाद पुलिस प्रशासन की भी ये लोग हेल्प ले रहे हैं। हमने भी हर जगह पे मेल किया है, रिक्वेस्ट किया है कि महात्मा गांधी के देश में पीसफुल प्रोटेस्ट करना कब से अपराध हो गया। ये चीज़ मैं पूरे आप लोगों मीडिया के माध्यम से, पूरे गवर्नमेंट एजेंसी से सबसे पूछना चाह रहा हूँ कि महात्मा गांधी के देश में पीसफुल प्रोटेस्ट करना क्या अपराध है? अगर ये अपराध है तो हम ये कर रहे हैं कंटिन्यू। और वहीं रेलवे की कीमती जमीन पर अवैध रूप से बनी संजय नगर कॉलोनी को तोड़फोड़ दस्ते ने गिराना शुरू कर दिया है। 4 दिन पहले भी यहां तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ झुग्गियों पर स्टे लगा दिया था, जिसकी वजह से तोड़फोड़ की कार्रवाई को रेलवे प्रशासन को रोकना पड़ा था। लेकिन आज एक बार फिर से दोबारा से तोड़फोड़ हुई है। भारी संख्या में RPF और GRP के जवानों के साथ लोकल पुलिस भी मौजूद रही। कुछ लोगों की तरफ से इस तोड़फोड़ का विरोध भी किया गया, लेकिन पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद उन्हें वहां से हटा दिया गया। भाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा रखा है मुझे, यहाँ कार्रवाई हो रही है, डेमोलिशन हो रही है रेलवे की तरफ से। मुझे ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया, लॉ एंड ऑर्डर की पालना कर रहे हैं। वालों से पूछा गया था, मैं 400 साढ़े 400 करीब पहले तोड़े गए थे। अब मेरे ख्याल 250 के लगभग बता रहे हैं रेलवे वाले। सुनवाई की मैसेज जो कार्रवाई वो कर रहे हैं रेलवे वाले जी।
और वहीं फरीदाबाद में दशहरा उत्सव और रामलीला मंचन को लेकर दशहरा कमेटी ने 135 धार्मिक सामाजिक संगठनों की एक संयुक्त बैठक आयोजित की है। मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर मौजूद रहे। बैठक में फैसला ये लिया गया कि 6 अक्टूबर से सेक्टर 30 के दशहरा मैदान में रामलीला का आयोजन किया जाएगा। बच्चों के मनोरंजन के लिए झूलों सहित कई मनोरंजक उपकरण लगाए जाएंगे। रावण दहन के दिन पटाखों का उपयोग न करते हुए लेजर लाइट के जरिए आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजी देखने को मिलेगी। वहीं हवा में लेजर शो किया जाएगा। राम और रावण युद्ध करते हुए बिल्कुल टीवी की तरह नजर आएंगे, जिसे लोग कई किलोमीटर दूर बैठकर अपने घरों से भी देख सकेंगे। देखिए, पिछले साल क्योंकि कोरोना का काल चल रहा था, इसलिए पिछले साल हमारा दशहरा नहीं हो पाया था। लेकिन इस साल आया, लेकिन इस समय हालात ठीक हैं, तो हम फिर भी कोरोना नियमों का पालन करते हुए इस बार हमने दशहरा मेला का और रामलीला का आयोजन किया है और साथ साथ हमने दशहरा उत्सव मनाने की भी तैयारी की है। जहाँ पर बाल मनोरंजन के लिए हमने झूले लगवाए हैं, काफ़ी संख्या में झूले लगवाए हैं। और रामलीला में इस बार हम पहली बार 20 फुट बाई 10 फुट की स्क्रीन पर हम रामायण का चित्रण दिखाएंगे। साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जैसे आपने आज देखी, हमारी सामाजिक धार्मिक संगठनों की बैठक 135 संस्थाएं हमारे बीच में हैं, उनके प्रतिनिधि थे। तो ये सभी मिलकर हमारा सहयोग करते हुए ये फरीदाबाद दशहरा कमेटी रजिस्टर्ड के तले ये कार्यक्रम हम करते हैं। और अब बात करते हैं गुरुग्राम की, जहां पेट्रोल ने शतक पार कर लिया है। गुरुग्राम में पेट्रोल 100 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। डीजल 91 रुपये 42 पैसे है, जिससे लोगों की जेब पर काफ़ी असर पड़ रहा है। लोगों का कहना यह है कि बढ़ रही महंगाई से उनकी जेब ढीली हो रही है। गुरुग्राम में पेट्रोल ने अपना शतक पार कर लिया। गुरुग्राम की रेट की मैं बात करूं तो 100 रुपये 12 पैसे पेट्रोल पहुंच गया और वहीं दूसरी तरफ डीजल 91 रुपये 49 पैसे पहुंच गया। तो जिससे कि जो आम लोग हैं उनकी जो पॉकेट है उस पर अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। इस समय मैं पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ, यही लोगों से मैं बात करूंगा और उनसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके से जो रेट बढ़े हैं तो उनकी पॉकेट पे कितना असर देखने को मिला है। भाई, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं, कितना असर देखने को मिल रहा है? भाई काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। कितनी महंगाई? महंगी तो महंगाई तो काफ़ी है। अब इतना काम धंधा नहीं जितना ये 100 रुपये लीटर कर रखा पेट्रोल का, तो जेब पे असर पड़ रहा है, काफ़ी असर पड़ रहा है इसमें। तो सुना आपने कि लोगों की जो पॉकेट है उस पर असर ज़रूर पड़ रहा है। जिस तरीके से हर वर्ग के लोगों के लिए काफ़ी महंगाई बढ़ती जा रही है। जिस तरीके के डीजल पेट्रोल की मैं बात करूं तो कितना असर देखते हैं डीजल पेट्रोल के रेट जो बढ़ रहे हैं? भाई बड़े परेशान हैं और जो सरकार है बेकार है, बिल्कुल ही गरीब आदमी के लिए तो सरकार ही नहीं है। ये तेल के 100 रुपये हो गए हैं, बताइए। तनख्वाह वही 10-12 हज़ार रुपये में जॉब कर रहे हैं, क्या करें? बड़े परेशान है भैया। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल ही लेने पड़ेंगे इसकी वजह से। तो आपने सुना लोगों को काफ़ी उनकी जो पॉकेट असर पड़ रहा है। सैलरी का जो ग्राफ है वो बढ़ रही पड़ा। नाम बताइए। हुक्म सिंह। कितना असर बढ़ रहा है, यानी कि जो पेट्रोल डीजल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं? भाई इनकम कम हो गई है और पेट्रोल और महंगाई तो सिर पे चढ़ के बोल रही है। काम धंधे अब कहाँ रहे हैं? कितना असर देखते हैं? क्या देखे, बस यही है कि जैसे तैसे काम चल रहा है। तो आपने देखा जो लोगों का कहना है वो साफ तौर पर यही है कि जिस तरीके से महंगाई की मार वो झेल रहे हैं। एक तरफ डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, दूसरी तरफ एलपीजी जो सिलेंडर है उसके दाम बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार से गुहार जरूर लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो पेट्रोल और डीजल के रेट है उनको नियंत्रण में करें और एक आम जनता को इससे राहत मिले। कैमरामैन गीतम के साथ संजय राठौर, इंडिया न्यूज। वहीं मुंबई से गोवा जा रही क्रूज शिप में रेव पार्टी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज़ के पास हैं। ये वही रेव पार्टी है जिसको लेकर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आर्यन अब 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में रहेंगे। एनसीबी ने आर्यन की कस्टडी बढ़ाने की मांग की थी, जिस पर किला कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की है और 3 दिनों तक कस्टडी में आर्यन रहेंगे।
आर्यन का केस वकील सतीश मानशिंद देखा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।